ओके, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का हमारा सेकंड लेसन है। इसमें आज हमें बात करनी है चार्जेस को मोशन के अंदर डिस्कस करना है। चार्जेस इन मोशन, अट्रैक्शन और रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन में भी देखा था चार्जेस सेपरेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो करंट इलेक्ट्रिसिटीज में चार्जेस इन मोशन का मतलब है वो ये है कि वो कॉन्टिन्यूस मोशन में, कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इसमें यहाँ पे एक बैटरी प्रोवाइड करता है और बैटरी का सिंबल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये स्मॉलर वन नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस वायर में करंट फ्लो करेगा ड्यू टू कॉन्टिन्यूस मोशन ऑफ द चार्जेस, कॉन्टिन्यूस मोशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन जनरल अगर बात करें तो जहां पे चार्जेस मोशन में है वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, बट हर मोशन में करंट नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक वायर है, इसके साथ किसी किस्म का कोई बैटरी, किसी किस्म का कोई एनर्जी का सोर्स कनेक्ट नहीं है। अब कंडक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। कंडक्टर मटेरियल में जैसे कि मेटल्स हैं, इनमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर में हमारे पास वो आ जाते हैं, कैरियर्स आ जाते हैं जिसमें होल्स भी होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। उसके अलावा मेरा बेटा, अगर लिक्विड बैटरीज की बात की जाए तो उसमें आयंस होते हैं जिसकी वजह से करंट होता है। तो हर जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट नहीं होगा, ये बैठा ले। फिलहाल हम बात करें कंडक्टर्स की और मेटल्स की। अब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, विदाउट एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, वो थाउजेंड्स किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। थाउजेंड्स मतलब कोई थाउजेंड्स भी हो सकता है, लेकिन फिर इसमें करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं होता? हम एक आयरन रॉड को, आयरन ब्लॉक को, या कोई भी आयरन की चीज है, आप उसे हाथ लगाते हो या आयरन स्पून ही क्यों ना हो, लेकिन हमें करंट नहीं लगता। हालांकि डेफिनेशन तो ये कहती है व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन तो करंट होगा, लेकिन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। वहां पे एक्चुअली रैंडम डायरेक्शन होती है, रैंडम मोशन होती है। उस रैंडम मोशन की वजह से मैं ये बात कह सकता हूँ कि लेफ्ट तरफ से आने वाले, राइट की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसकी वजह से हम कहते हैं कि विदाउट एनी बैटरी इसमें करंट जीरो होगा। जब आप एक बैटरी कनेक्ट करते हो, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। जैसे अगर मैं कन्वेंशनली बात करूं तो, या प्रैक्टिकली बात करूं तो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पुश होगा और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव कंटिन्यू रहेगा। इसे हम नाम देंगे इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ पे क्या आ गया? करंट आ गया। और करंट की मेजरमेंट के लिए मैं सिर्फ अभी स्टार्ट से पहले बता रहा हूँ, हम डिवाइस यूज कर सकते हैं एमीटर, और जो वोल्टेज के लिए हम यूज करेंगे वोल्ट मीटर, वोल्टेज के लिए। और ये हमारे पास करंट के लिए। बात है मेरा बेटा डेफिनेशन पे। सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी आपको फिजिक्स में रेट का वर्ड आ जाए, आप ये चीज याद रखिए कि वहां पे हम जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टाइम बात कर रहे हैं, जैसे कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसी तरह भी बात कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो करता है, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जूल सिंबल यूज कर लेते हैं, टाइम के लिए स्मॉल टी। चार्ज का ऐसे यूनिट होता है, कल भी पढ़ चुके हैं, कूलम। और टाइम के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है हमारे पास वो सेकंड होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल आई यूज करते हैं। तो जो यूनिट आता है मेरा वो अम्पेयर, भी साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम पे यूनिट, अगर इसके लिए हम सिर्फ ए भी यूज कर लेते हैं। अब फॉर्मूला ये हुआ, आई इज इक्वल टू 2/3। ये बात कह सकता हूं कि अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज किसी वायर में फ्लो करेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 1 एम्पेयर। क्लियर हो गया कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो मेरे पास अगर चार्ज की वैल्यू होगी और टाइम की वैल्यू होगी, तो कैन इजीली मेजर द कि आपके पास फ्लो कितना आ चुका है। ठीक है। और समटाइम हमारे P2 के क्वेश्चंस में I और T की वैल्यू गिवन होती है, वी नीड टू कैलकुलेट द चार्ज, तो चार्ज प्रोडक्ट आ जाएगा फिर I इंटू T का। लेकिन यहाँ पे जो चीज गौर करने वाली है मेरा बेटा वो ये है कि हमें बड़े अच्छे से क्लियरली ये बात पता होनी चाहिए
कि चार्ज का एसए यूनिट क्या है, टाइम का एसए यूनिट क्या है और इलेक्ट्रिक करंट का एसए यूनिट क्या है। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये बात जिन्हें हम कंडक्टर्स का नाम देते हैं, और मेटल में कंडक्टर्स या करंट की कंडक्टिविटी इस वजह से है कि उसमें आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हम कहते हैं कि मेटल्स में करंट फ्लो कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती है, करंट की दो टाइप्स आ जाती है, एक को हम कहते हैं कन्वेंशनल और एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो प्रैक्टिकली होता है। अब बड़ी हमें अच्छे से ये बात पड़ता है कि जो तो वो या प्रोटॉन्स हैं दे टाइटली बाउंड इन द न्यूक्लियस इवन इन द मेटल्स, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री टू मूव। तो लेकिन हम कन्वेंशनली ये बात हमेशा से कहते हैं कि जब किया जाए वो हाई से लो की तरफ, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लो से हाई की तरफ, तो आप कन्वेंशन सेट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए कि नहीं भाई यहाँ पे पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो ऑपोजिट टू कन्वेंशनल फ्लो होता है, लाइक नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे बैटरी ड्रॉ करता हूँ, बैटरी टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एरो ड्रॉ करें कि यहाँ पे कन्वेंशनल करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में है। तो कन्वेंशनल करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आ गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन हम अपनी बुक में मोस्टली जिस चीज के बारे में पढ़ते हैं और वो हम कन्वेंशनल करंट लेते हैं जी, ये कन्वेंशनल करंट है। जैसे कन्वेंशन इसलिए की जाती है, जैसे कि आप एक कन्वेंशन पढ़ते हो कि यार एक्स एक्सिस की राइट की तरफ जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होगी, अबव द वाई पॉजिटिव होगा, बिलो नेगेटिव होगा। तो एक हमने कन्वेंशन सेट कर ली अपनी आसानी के लिए, अपनी ईज के लिए, ताकि चीजों को हम इजिली क्लियर कर सकें। यहाँ पे आपके सामने भी ये बात लिखी हुई, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। होपफुली मेरा बेटा यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। चले नेक्स्ट मूव करें मेरा बेटा। नेक्स्ट मूव करें बच्चे। ओके आते हैं मेरा बेटा। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम नाम देते हैं ई एम एफ। लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ी क्लियर पॉइंट में समझनी चाहिए, ईएमएफ की जो फुल फॉर्म है वो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन ये हरगिज फोर्स नहीं है। एक्चुअली आप जो सर्किट के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, वो बैटरी है, वो सेल है, उसके वोल्टेज को, उसके पोटेंशियल के डिफरेंस को हम ईएमएफ का नाम, अगेन मैं सादा लफ्जों में बता देता हूं, हम जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं उस बैटरी के वोल्टेज को ईएमएफ का नाम दे जाते हैं। अब मेरा बेटा एक आपने एक और कन्वेंशन याद रखते हैं, और लोमा इलेक्ट्रिकल। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल क्या चीज होती है, ये बात बड़ी आसान है। हम किसी को कह देते हैं इस बंदे में कोई लाइक, जब आप किसी भी चीज, जैसे मैं की बात करता हूँ, ये कोई ईंट है जो ग्राउंड को किसी हाइट पे लेके जमीन पे इसकी कोई वैल्यू नहीं, हाइट पे लेके जाऊंगा उसमें एनर्जी स्टोर हो जाए। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे जो इसकी मजबूत एनर्जी है उसका यहाँ पे इसकी जो मजबूत एनर्जी है वो इसका जो पोटेंशियल ई होगा, और इन दोनों के दरमियान अब मैस की बात की जा रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। सिमिलरली अगर मैं चार्ज की बात करूं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव,
में कोई टेस्ट चार्ज पड़ा हो, यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है वो V है और यहाँ पे जिसका पोटेंशियल होगा वो A भी है। अब इस चार्ज को यहाँ पे लेके चले, अब चार्ज को लो से हाई की तरफ ले जाते हुए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, और जब फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इट मींस कि आप चार्ज के ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और जब चार्ज वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी स्टोर हो रही है। तो मैं बड़ी इजीली ये बात कह सकता हूं कि वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज हमारे पास क्या पोटेंशियल, या फिर और आसान लफ्जों में किसी भी पॉइंट पर मौजूद एनर्जी ऑब्जेक्ट में उसका पोटेंशियल होती है। अगर मैस में होगी तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, अगर चार्ज में होगी तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और उसका फॉर्मूला है वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब इसके फॉर्मूला में अगर ईएमएफ में भी लिखा जाए वो ये है मेरे बेटे कि आपके पास वर्क पर यूनिट चार्ज, कि आपने जब चार्ज के ऊपर वर्क किया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसके ऊपर क्या स्कोर हो गया मेरा बेटा, पोटेंशियल स्कोर हो गया। मेरे बेटे यहाँ पे ईएमएफ में भी हम ये बात की थी, ईएमएफ बैटरी पोटेंशियल का नाम है, ये भी इसका फॉर्मूला भी सेम होगा। इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस का वोल्ट मीटर भी मेरा बेटा सेम होगी। अब ये देखिए वी ईएमएफ वोल्टेज वर्क एनर्जी की फॉर्म है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो अब अगेन देख लें, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड या सप्लाई प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच ड्राइव चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट, कि वो चीज, वो बैटरी, वो सोर्स जो चार्ज को पूरे सर्किट में मूव करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उससे हम नाम देते हैं मेरा बेटा, उसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा उसे। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक सर्किट के अंदर बल्ब नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे ये बैटरी के जो पोटेंशियल है इसको वोल्ट मीटर, देखो पोटेंशियल को एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, तो डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव उसके लो और हाई के साथ कनेक्ट करेंगे। ये एक टर्मिनल वोल्ट मीटर का इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ आ जाएगा, एक इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आ जाएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटरी कितने वोल्टेज की है, तो हम कहेंगे भाई इसकी ईएमएफ इतनी है, और ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट होगा। अब जो आपने यहाँ पे इस सर्किट के अंदर बल्ब यूज किया, वो बल्ब कितने वोल्टेज यूज करेगा उसको हम पोटेंशियल। तो सादा से लफ्जों में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान डिफरेंस करूं, तो डिफरेंस ये है कि सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ का नाम देते हैं, और उस सर्किट के अंदर लगे हुए, उस सर्किट के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम मेरा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ मेरा बेटा ये बात? जी बेटा क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो, अब ये है पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंपोनेंट। कंपोनेंट मीन कि आपने यहाँ पे जो बल्ब लगाया उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या नाम दे देंगे, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे। इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा वो भी वोल्ट होगा। अब होता ही है मेरा बेटा कि इस बैटरी से जो वोल्टेज मिले हैं ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि हीट हमें मिल जाती है, लाइट मिल जाती है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वर्क पर यूनिट चार्ज, और इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ईएमएफ को हम ईएमएफ लिख देते होते हैं, क्या सिंबल कर्व बना के ई को बेंड करके लिख दिया जाता है। यूनिट तो भी सेम है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है,
डिफरेंस हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर लिया मेरा बेटा कि डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है कि जो कंपोनेंट, जो रेजिस्टर, जो बल्ब, कोई भी चीज जो आपने सर्किट में लगाई, उस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए उसके वोल्टेज कितने हैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, और जो सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको मेरा बेटा हम वोल्टेज जो है ईएमएफ का नाम देंगे। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आगे आ जाते हैं जी रेजिस्टेंस ऑफ वायर। सबसे पहले रेजिस्टेंस का मीनिंग भी होता है रुकावट। ओके बेटा, जो कंप्लीट कर ले तो मुझे बता दो। वेल हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। सबसे पहले रेजिस्टेंस का बता सकते हो मीनिंग होता है रुकावट। अब मेरे बेटे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, इसको मेरा बेटा नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए जो इलेक्ट्रिक सिंबल हम यूज करते हैं वो ये हेडल्स वाला। अब रेजिस्टर एक बल्ब भी हो सकता है। रेजिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी होती है जहां में हम कंट्रोलिंग के लिए भी, जो फ्लो ऑफ चार्जेस के कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब मेरा बेटा ये जो रेजिस्टेंस है, ये रुकावट, ये ऑपोजिशन ऑफर करती है चार्ज को। सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द वायर के। जैसे कि एक वायर है जो कि एल्यूमिनियम की बनी हुई है, उसकी लेंथ है 2 मीटर। फिर एक वायर है वो भी एल्यूमिनियम सेम मटेरियल की बनी हुई है 2 मीटर, और ये आ रही है आपके पास 6 मीटर। अब चार्ज को ए से बी और सी से डी मूव करना है। ए से बी वो बड़ी जल्दी मूव कर जाएगा क्योंकि लेंथ ऑफ दी वायर भी कम है, तो ए से बी इजीली आ जाएगा। लेकिन सी से डी की तरफ जाते हुए उसे अब चार्ज को डेफिनेटली यहाँ पे जो एटम्स मौजूद हैं उनके साथ कोलाइड करना पड़ता है। हम एक्चुअली उसको प्रोवाइड करते हैं बैटरी से पोटेंशियल, जिसकी वजह से चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है। अदरवाइज उसकी रैंडम डायरेक्शन होती है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी टर्म यूज की जाती है। वो जहां पे जितने भी लेटेस्ट एटम्स मौजूद हैं इनके साथ टकराता हुआ, ड्रिफ्टिंग करता हुआ, वो अपना जो पाथ है वो कंटिन्यू रखते हैं। अब जितना जितना रास्ता लंबा होता जाएगा, रुकावट उतनी, ट्रैफिक उसके लिए उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतना ही उसे ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ ऑफ द वायर उसका डायरेक्ट रिलेशन आ गया। रुकावट उतनी ही बढ़ती जाएगी जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी। अब दूसरी बात एरिया। एरिया कहते हैं मेरा बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर की फ्लो को, जैसे कि मैं कहता हूं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जी 1 मीटर, और एक वायर ये है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 6 मीटर स्क्वायर। तो किसमें से इजीली करंट फ्लो कर सकते हैं? डेफिनेटली ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर से। जब इसमें से करंट इजीली फ्लो करेगा तो डेफिनेटली इसमें कम रुकावट थी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अगर मैं दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए आर। फिर इस कांस्टेंट को यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो ये है, प्रोबेबिलिटी का साइन आउट रो एल ओवर ए। अब ये जो रो है मेरा बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, जिसे मेरा बेटा रेजिस्टिविटी बी कहा जाता है। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ये डिपेंड करती है मटेरियल की टाइप पर। अब दो चीजें आ गई, एक रेजिस्टिविटी और एक रेजिस्टेंस। अगर आप, बड़े सादा से लफ्जों में बोलता हूं, अगर आप इसकी नस्ल चेंज कर देंगे, एल्यूमिनियम से किसी और मेटल की तरफ चले जाएंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो रेजिस्टेंस है ये डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। डायमेंशंस का मतलब एरिया पे, लेंथ पे, लेकिन ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। अब अगर मैं आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप मेरे पास ये दो वायर्स थी, एक 2 मीटर की है और एक 6 मीटर की है, दोनों एल्यूमिनियम की बनी हुई है, इन दोनों की
लेंथ और एरिया चेंज होने से इनकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसे क्यूबिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हर एक मटेरियल की अपनी भी एक रेजिस्टेंस होती है जिसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है, जो मटेरियल के बदलने से चेंज होगी। मटेरियल की लेंथ एरिया कम ज्यादा होने से रेजिस्टेंस चेंज होती है, लेकिन रेजिस्टिविटी तब चेंज होगी जब आप उस मटेरियल को चेंज करोगे। तो अगर दो वायर्स एल्यूमिनियम की है, दोनों की लेंथ डिफरेंट है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस सेम नहीं होगी। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन। क्लियर हुआ बेटा ये? ओके, अब आ जाते हैं मेरा बेटा इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ और इलेक्ट्रिकल वर्किंग की तरफ। जब भी आप किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है, हीट में भी, और आपके पास लाइट में भी, साउंड एनर्जी में भी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम बैटरी और पावर सप्लाई इन द सर्किट टू द कंपोनेंट्स इन द सर्किट वाया इलेक्ट्रॉन्स। द कंपोनेंट्स विल कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म्स। अब कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितने टाइम में, हम उसके नाम दे देते हैं पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसे हम एनर्जी भी कहते हैं। समटाइम अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, तो मैं पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और पावर कैलकुलेट करनी होगी तो एनर्जी को टाइम पे डिवाइड करूंगा। और ऐसे ही यूनिट जो पावर का होता है मेरा बेटा, वो वॉट होता है, किलो वॉट, मेगावाट, गीगावाट, ये जो प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं। अब मेरे बेटे, पी हमारे पास पावर अगर कैलकुलेट करनी हो, इसके और क्या आसान फॉर्मूला हो। अब ये देखिए मेरे बेटे, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क डिवाइडेड बाय टाइम को अगर हमने P इज इक्वल टू वी आई भी आता, वोल्टेज इनटू आई, तो ये कैसे आ सकता है? अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा डिफरेंस का, वो था W ओवर Q। अगर मैं यहाँ पे W की वैल्यू, वर्क की वैल्यू अलग करूँ, तो आएगा प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज डिवाइडेड बाय। आपको देखें कि हमने एक और फॉर्मूला भी अभी पढ़ा था डेफिनेशन में, करंट की डेफिनेशन में, वो क्या था, Q ओवर T। मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू, या P इज इक्वल टू I। तो पावर के डिफरेंट फॉर्मूलाज आ सकते हैं, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, P इज इक्वल टू V I, ये फॉर्मूला भी बन जाएगा जो भी हमने बना लिया। P इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम की है, P इज इक्वल टू V Q ओवर T है, लेकिन सबके लिए यूनिट सेम ही आएगा वॉट का। और इस तरह से आप डिफरेंट फॉर्म में खेल सकते हैं। V की जगह पे IR भी तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हम इज इक्वल टू IR, तो ये V P इज इक्वल टू I स्क्वायर R B बन जाता है। तो ये हमें देखना होता है कि हमारे क्वेश्चंस में जो चीज पूछी गई है, हमें गिवन क्या है और हमने कैलकुलेट क्या करना है। इज इट क्लियर मेरा? इलेक्ट्रिकल पावर में से तो मेरा बेटा इतना ही था, इससे रिलेवेंट भी क्वेश्चन है। कोई ऐसी चीज जो दोबारा एक्सप्लेन करनी है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ।